हेलो नमस्कार मित्रों, आज के नए सीज़न में मैं सोनू वर्मा आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये मैंने पहली क्लास जो हिंदी की, सबसे पहले इसमें मैंने बेसिक समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त इस वीडियो को अच्छा प्यार देंगे और मुझे भी सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं वीडियो आपके पास पूरी तरह से पहुंचा सकूं। क्योंकि मैं अभी अपनी तैयारी कर रहा हूं, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। मैंने उस दिन पूछा था आप सभी तो मित्रों से, आप सभी भाइयों बहनों ने, और सिलेबस भी भेजा था। तो मैंने वो सिलेबस चेक किया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्लास लाता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ अपनी, तो उसकी वजह से मैं अभी वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आपसे सॉरी यानी माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं ये पहली वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, और मुझसे बताना कि मैं धीरे धीरे इसी तरह से वीडियो आगे बनाता रहूँ, ठीक है। और इसमें दोस्तों मैंने बिल्कुल बेसिक कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों, जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि हम जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक क्या है, और हिंदी कहाँ से आई, किस तरह से आई, किस तरह से उसका विकास हुआ, किस तरह से हमारे भारत की वो मतलब भाषा बनी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए ये। कोई भी व्यक्ति हमसे पूछता है कि हम बीए में पढ़ रहे हैं, अगर किसी ने पूछा बता हिंदी शब्द कहाँ से आया, तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो इसी को बिल्कुल मैंने सोचा कि मैं जब तक आप लोगों को बेसिक नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसी से आगे जब मतलब कि बोलते हैं अपभ्रंश का लेखक, अवधि का लेखक, इस तरह के बोले जाते हैं ना, तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है कि सर हमने पता नहीं ये अवधि क्या है, अपभ्रंश क्या है, अपवर्त क्या है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल इसमें समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि हिंदी शब्द यानी वर्ड ऑफ हिंदी, हिंदी का शब्द। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हिंदी शब्द आया कहाँ से, किस तरह से इसका विकास हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम जानेंगे हिंदी भाषा किस तरह से बनी, ठीक। चलिए, तो चलिए मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे ब्रश ले लिया ये, चलो। तो देखो ये शब्द है, एक मिनट, क्या यार, चलिए हम छोटी सी कर ले रहे हैं। देखो एक मिनट यार, ये मैंने मार्क किया है, ठीक है, हिंदी। तो ये हिंदी शब्द वास्तव में आया कहाँ से और किस तरह से इसका विकास हुआ, तो आपको पता होगा। मतलब आपने सिंधु नदी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है कि नहीं, कमेंट में जल्दी लिखो, पढ़ा है तो यस। तो चलिए, सिंधु अगर नहीं पढ़ा है तो बताना, तो मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत सिंधु नदी के बारे में। चलो, तो आपको पता है कि भारत की जो सबसे प्राचीन नदी थी वो थी सिंधु नदी, ठीक है। ये है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी से जब भारत पर जो लोग, मुसलमान लोगों का, ईरानी पारसियों लोगों का उधर से होकर आए थे भारत, ठीक है, भारत को जीतने के लिए, यानी भारत पर चढ़ाई की थी उन्होंने सिंधु नदी के किनारे होते हुए। तो ये सिंधु नदी के किनारे होते हुए ईरान के लोग, ईरान या पारसिया लोग आए थे, उनको ईरान के या पारसिया लोग बोलते थे। तो जो लोग थे वो सा को हा बोलते थे, मतलब वो वहाँ पर जो भाषा चलती थी, जो हम यहाँ पे सा बोलते हैं वहाँ वो हा बोलते थे। और ता, जैसे कि वो त और था को ता बोलते थे। मतलब कि जो कि हम भारत में यूज़ करते हैं देवनागरी लिपि में, त थ को वो क्या बोलते थे, ता बोलते थे। द और ध को बोलते थे द, ठीक है। और प और फा को बोलते थे वे प। मतलब कि सा को बोलते थे ह। कहने का मतलब आप लोगों को समझे क्या कह रहे हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। जो वहाँ के लोग थे, वो जो ईरानी लोग थे, पारसिया लोग थे, वो उनकी वर्णमाला में सा को बोलते थे हा, त और था को बोलते थे त, द और धा को बोलते थे द, ठीक है। प और फा को बोलते थे प। इस तरह से जब सिंधु नदी के किनारे के लोग, जब सिंधु नदी हमारी सबसे प्राचीन नदी थी, ठीक है,
तो वहाँ पे सिंधु नदी के किनारे होते हुए आए थे वो। तो उन्होंने सा की जगह पे सा को जैसे हम बोल रहे हैं ना स, तो वो बोलते ह। तो जब सा की जगह हमने हा लगाया तो क्या हो गया, सिंधु। ठीक है, मतलब हिंदू, हिंदू हुआ ना। चलो, अब हिंदू हुआ, और हिंदू थे सिंधु नदी के पश्चिम के निवासी, जो मतलब हम लोग हिंदू थे ना। तो सिंधु नदी के किनारे के सिंधु नदी के पश्चिम के मतलब जैसे कि मैं बताऊं, देखो इस तरह, ठीक है। तो यहाँ के मतलब कि ये पश्चिम पश्चिम था, इस तरह से है ना, ये पूरब, ये सॉरी यार गलत हो गया, ठीक है। ये था उत्तर, ये था दक्षिण, ये था पूरब, ये था पश्चिम। तो इसके किनारे के लोग थे हिंदू, ठीक है, समझ में आ गया। चलो मैं ऐसे मिटा दूँ, आगे देखो। तो उनको वो बोला करते थे हिंदू, ठीक है। अब जो हिंदू शब्द था उससे निकल के आया हिंदवी, ठीक है। अब जैसे लोग धीरे धीरे बोला करें, जो हिंदू हिंदू शब्द को बोल उन्होंने एक शब्द नाम दिया हिंदवी। अब हिंदवी को धीरे धीरे अब हिंदवी की जगह पर क्या आया, हिंदी, ठीक है। यानी सबसे बड़े सिंधु, फिर हिंदू, फिर हिंदवी, फिर हिंदी। और ये शब्द दिया था ईरान के लोगों ने, ठीक है, ईरानियों ने, पारसियों ने। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी शब्द किसने दिया, तो आपको पता है, मैंने ऊपर बताया था ईरानी और फारसी, ठीक है। जिनकी भाषा क्या थी, फारसी और पारसी, मतलब इनकी भाषा ईरान के लोग हैं, उनकी भाषा थी फारसी, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा हमारा हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो क्या कहेंगे आप, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। चलो अब हम इसकी बात करेंगे, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। अगर किसी ने पूछा कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता है कि हिंदी शब्द फारसी, पारसी, ईरानी भाषा का शब्द है। यानी फारसी, पारसी, ईरानी इस भाषा का शब्द है। चलो अब इसमें एक बात निकल के आती है, भाषा। अब ये भाषा, अब ईरानी फारसी भाषा है क्या ये, तो हम समझते हैं चलो कि ये भाषा शब्द है क्या वास्तव में। चलो, तो ये है भाषा, एक मिनट, ये है भाषा, ठीक है। तो ये भाषा है, ये भास धातु से बनकर मिली है, ठीक है। किसे, भास धातु, यानी एक संस्कृति का धातु होती है ना, क्रिया वगैरह लगाते हैं जैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो उसी से धातु से बनी है ये। एक धातु एक शब्द था, ठीक है, तो उससे बनी है भाषा। यानी भाषा संस्कृति के भास धातु से मिलकर बना है। चलो अब ये भास था, इस भास का मतलब था प्रकट करना, ठीक है। मतलब प्रकट क्या करेंगे, जो व्यक्ति है अपने भाव, विचार, कॉमन सेंस, यही चीज़ें ना, ठीक है, एक्सप्रेशन, यही सब चीज़ें प्रकट करेंगे, ठीक है। तो मतलब भास का मतलब होता है प्रकट करना क्या, भाव, विचार। चलो अब यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि भाषा और सामाजिकता। अब जो प्रकट करेंगे ना, जो भाव विचार, कौन व्यक्ति प्रकट करते हैं, पता है, मनुष्य बोलते हैं ना इन्हें, तो ठीक है, भाव विचार प्रकट कौन कर सकते हैं, व्यक्ति। अब पशु को कहो तो पशु तो कर नहीं पाएंगे। चलो, तो मनुष्य को जानवरों से अलग करते हैं, मतलब भाषा और सामाजिकता, ठीक है। सामाजिकता मतलब जिस व्यक्ति में सामाजिकता है, सामाजिकता मतलब होने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दुख देखकर अपने में भी वह उसकी भावना समझे, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति दुखी है और उसकी हम भावना समझ पा रहे हैं कि यार ये बहुत दुखी है, तो वो क्या है, सामाजिक एक व्यक्ति है। और वही व्यक्ति ना समझे कि यार कुछ नहीं है, तो वो समझ लो पशु के समान है। मतलब किसी के दुख को देखकर दुख उत्पन्न होना क्या कहलाता है, सामाजिकता। चलो, तो मनुष्य को जानवरों से अलग करता है ये भाषा और सामाजिकता। चलो जानते हैं भाषा की डेफिनेशन।
देखो, मनुष्य एक सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैंने बताया था अभी, प्राणी है। वह अपने मन के भाव विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं जो मनुष्य है अपने भाव विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा। चलो, भाषा भी आपको समझ आई होगी बिल्कुल। अब मैं बताऊं, अब जो पहले बात हो रही थी किसकी? हिंदी शब्द की। अब हम कहेंगे हिंदी भाषा। अब भाषा कैसे आई? ठीक है, पहले तो बात की थी हमने हिंदी शब्द कहाँ से आया, अब करेंगे हिंदी भाषा। चलो, तो आपको पता होगा भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृति। संस्कृति थी ना, मानते हो ना इस बात को? सनातन धर्म से चली आ रही है ना संस्कृति हमारे भारत की। चलो, संस्कृति। और संस्कृति जो है ना, संस्कृति के बाद एक भाषा आई थी पाली। और पाली भाषा थी बौद्ध लोगों की, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उनको वो पाली भाषा को, यानी जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं बौद्धों के वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद पाली के बाद आई थी एक प्राकृत भाषा आई थी। अब प्राकृत भाषा थी जैन धर्म लोगों की, मतलब जैन व्यक्ति थे जो जैन धर्म को मानते थे, उनकी प्राकृतिक भाषा थी। और जितने भी जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। कैसे? आपको पूछा जाएगा कि पाली भाषा किस धर्म से संबंधित थी, तो आपको उत्तर देना है बौद्ध धर्म से, प्राकृतिक जैन धर्म से। अब आगे प्राकृत के बाद एक आई थी अपभ्रंश, मतलब प्रकृति का रूप बिगड़ गया। रूप बिगड़ गया, उसमें गांठे पर की, मतलब कहने का मतलब उसको अपभ्रंश, मतलब उसमें दरारें आ गई। तो उसके बाद क्या आ गई, मतलब थोड़ा थोड़ा अब लोग प्राकृत को छोड़कर वैसी अलग अलग भाषा बोलने लगे थे। तो उसके बाद आई थी अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ना, क्या? रूप, यानी भाषा का रूप बिगड़ गया, प्राकृतिक भाषा का रूप बिगड़ के आई अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आई थी शौर श्रेणी। ठीक है, अब शौर श्रेणी के बाद आई थी हिंदी। बात समझ आ गया? यहाँ तक इस तरह से आई थी हमारी, यानी पहले संस्कृति, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शौर श्रेणी, फिर हिंदी। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आप जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियाँ आ रही है ना, इसकी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो आगे, किसी भी भाषा का औसत समय, मतलब जो है किसी भी भाषा का एक औसत समय, मतलब कोई भी अचानक से तो मान लेता नहीं है मतलब समय, और अचानक से समय बनता भी नहीं है। तो किसी भी भाषा का जो समय माना जाएगा 500 वर्ष माना जाएगा। ठीक है, औसत समय। तो संस्कृत भाषा का औसत समय था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृति, और जो संस्कृति थी, जो संस्कृत भाषा थी वो दो तरह की थी, एक वैदिक संस्कृति, एक लौकिक। ठीक है, वैदिक में वेद लिखे गए तो लौकिक में रामायण वगैरह उपनिषद वगैरह लिखे गए थे। ये बात समझ आई आपकी? संस्कृति दो तरह की है, एक वैदिक संस्कृति, एक लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वगैरह। लौकिक में रामायण, महाभारत, उपनिषद, महाकाव्य, इस तरह से। चलो, जो वैदिक संस्कृति थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और जो लौकिक संस्कृति थी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। चलो, अब धीरे धीरे अब वैदिक संस्कृति के बाद एक भाषा निकल के आई थी पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा का समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, 1 ईस्वी तक। मतलब ईसा पूर्व का मतलब समय घटता है और ईस्वी में समय बढ़ता है। चलो, और मैंने बता दिया होगा आपको कि जो है बौद्धों की भाषा है पाली। अब पाली के बाद मैंने बताया था प्राकृतिक भाषा आई थी, जैन, जितने भी जैन ग्रंथ थे इसमें लिखे गए थे। और इसके बाद आई थी अपभ्रंश प्लस शौर श्रेणी। ठीक है, शौर श्रेणी और अपभ्रंश का समय माना गया 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब शौर श्रेणी के बाद आई थी हिंदी। हिंदी का समय माना गया है इसमें मतलब 1000 ईसा पूर्व तक, वर्तमान समय तक। ठीक है, मतलब 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक।
भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है, तो हिंदी है। चलो, और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली, देखिए बोली और भाषा में अंतर है। जो भाषा होती है वो बोली, उपभाषा, उसके बाद बनती है भाषा, ठीक है। सबसे छोटी जो है ना बोली ये है। अब उसके बाद हिंदी का मानक समय, जैसे हिंदी का मानक समय 11 ईस्वी तक माना गया है, मतलब 11 ईस्वी से माना गया है, ठीक है। मानक समय जो हिंदी का मुख्य समय मानते हैं, जो 11 ईस्वी से हमारी हिंदी भाषा निकल कर आई, ठीक है। आपको पता होगा कि एकदम से कोई भाषा आ नहीं जाती है, वो अभी जैसे अपभ्रंश, शोर श्रेणी, अब शोर श्रेणी चल रही है ना, एक साथ तो शोर श्रेणी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है, मतलब एक साथ तो वो है ना, शोर श्रेणी खत्म नहीं होती, अब धीरे धीरे वो भी चलती रही होगी। तो उसके बाद हमने औसत समय माना हिंदी का औसत समय 1100 ईसा पूर्व। चलो, उसके बाद है लिपि। लिपि, अब लिपि क्या होती है? लिपि हर भाषा को लिखने के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी भाषा, जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में ABCDEFG, इस तरह से हिंदी में तो हर भाषा को लिखने के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे देवनागरी लिपि है ना, आ, ठीक है, ई, इस तरह से, तो इस तरह से है हमारी देवनागरी लिपि लिखी गई है। तो देवनागरी लिपि थी वो एक लिपि थी ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से मिलकर बनी है। और जो देवनागरी लिपि है, संस्कृति लिखी गई है गुजराती, मराठी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, और जो इंग्लिश है वो रोमन लिपि में लिखी गई है, ठीक है, इंग्लिश में रोमन लिपि, उर्दू फारसी लिपि में। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ, और आप बिल्कुल मुझे